हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बात की थी अबाउट कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं और डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफरेंस होता है, हम लोगों ने देखा था। फर्दर फिर हमने बात की थी कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कंपोनेंट्स को देखें तो वहाँ पर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है जो कि ऑब्वियसली आयनाइजेबल होता है, और दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। फर्दर हमने और अंदर हम डिगिंग करें तो हमने देखा था कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेनली एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं ना। फिर हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। और जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास कहा था कि आज के लेक्चर में हम लोग लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो उस चीज़ को करने से पहले हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बहुत ही आसान है। आप अगर किसी कॉम्प्लेक्स को देखो तो किसी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। इस सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और लिगेंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर डोनेट करके क्या बनाते हैं, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब ध्यान दें, हम सिंपल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विच सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म्स विद लिगेंड मॉलिक्यूल्स। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। पर आप एक चीज़ पे ध्यान दें कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दो तरह का होता है। एक होते हैं सिग्मा डेटिव और एक होते हैं पाई डेटिव, जहाँ पर वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करता है। तो पाई डेटिव बॉन्ड्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करते हैं, सिग्मा डेटिव बॉन्ड्स को, जहाँ पर लोन पेयर को डायरेक्टली क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो फिर उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करने चलें तो देखो दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। पहला, the number of coordinate bonds, that is your sigma bonds, which are formed by the central metal atom with ligand molecules, उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, it is the number of donor atoms। आप देखो एक लिगेंड में क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं। तो जितने डोनर एटम्स सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होना चाहिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कौन सा होना चाहिए, हाँ, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए। पाई को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। अब देखो ये तो ये बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो बहुत ही आसान है। देखो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखूं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 4 Cl2Cl। तो आप यहाँ पे देखें, ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये इसका आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो यहाँ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कोबाल्ट के साथ 4 NH3 और 2 क्लोरीन डायरेक्टली किससे अटैच्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, वेरी गुड, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, 6। सिमिलरली आप देखें ये कंपाउंड आपका K4FeCN होल 6। यहाँ पर देखें साइनाइड, 6 साइनाइड Fe के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 ही होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप ये देखें K2PtCl4, तो यहाँ पर 4 क्लोरीन Pt के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और एग्जांपल देखें NaAgCN होल ट्वाइस, यहाँ पर 2 साइनाइड आयंस सिल्वर के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। बात नंबर 1 सही है। अब आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किन मेटल आयंस का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो अभी आप देखते चलें एक साथ, फिर सारी चीज़ें आप कॉपी करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, चाहो तो आप इन्हें नोट डाल के लिख लो, ये आपके थ्रू आउट द चैप्टर काम में आने वाले हैं। ध्यान दें, +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज, कौन से आयन, +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज। उसके अलावा अगर आपके पास Pt है +4 स्टेट में और Pd है +4 स्टेट में और क्रोमियम है +6, तो
तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितने होते हैं 6। कितना होता है 6। वहीं अगर आपके पास इनके +2 आयंस हैं, कौन से आयन है +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज, तो इनमें से कई का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, कई का क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है। थर्ड जो आपके पास कैटेगरी आती है, अगर आपके पास PT है +2 स्टेट में, PD है +2 स्टेट में और HG है +2 स्टेट में, ठीक है, PT है PD है सॉरी AU है +3 स्टेट में, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना आएगा 4। नेक्स्ट अगर आपके पास Zn2+ है, CD2+ है और Hg2+ है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमेशा कितना आएगा 4। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, अगर आपके पास Ag+ है, Au+ है या फिर Cu+ है, तो इनका जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2, एक्सेप्ट इन S2O3 2-, वहां पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कॉपर का कोऑर्डिनेशन वहां पे चेंज हो सकता है, बट जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो +1 आयंस का, इन तीनों के +1 आयंस का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2। PT PD AU Zn CD Hg इनके +2 आयंस का और AU के +3 आयन का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, इन सब के अगर आपके पास +3 आयंस होंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, हमेशा 6 होगा। अब निकल तो +3 फॉर्म करता नहीं है, तो निकल का +2 और +4 दो स्टेट्स होती हैं, तो +2 में से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो क्या कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर्स तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, डिपेंड करता है, वेरी करता है, लेकिन हाँ आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो, और ये इनका रफ आइडिया है और ये आइडिया आपको एक्चुअली होना चाहिए। सो गेट एन आइडिया सर जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। चलिए इसे आप कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, आप कंप्लीट करना हेडिंग को, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। अब आप देखें डेंसिटी यानी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम्स हैं, तो लिगेंड के पास एक डोनर एटम हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर आपके लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम है और वो सिर्फ एक डोनर एटम को यूज करके सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। अब बताओ 2 होंगे तो हाँ सॉरी बाइडेंटेट, 3 होंगे तो ट्राइडेंटेट, 4 होंगे तो टेट्राडेंटेट, 5 होंगे तो पेंटाडेंटेट। तो इसी बेसिस पर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, दैट इज डेंसिटी। लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे, दीज आर द लिगेंड्स विच बॉन्ड थ्रू ओनली वन डोनर साइट एंड फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। इस तरह के लिगेंड्स में एक ही डोनर एटम होता है और वो सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। आप आगे चल के देखोगे कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम भी होते हैं, लेकिन एक टाइम पर वो एक ही डोनर एटम को काम में लेते हैं और उन्हें भी हम लोग मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे। तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी कॉमन एग्जाम्पल आपने अभी तक पढ़े हैं, लाइक NH3 नाइट्रोजन डोनर है, H2O ऑक्सीजन डोनर है, OH- यहाँ ऑक्सीजन डोनर है, आप ले लो लेट्स से Cl-, F-, Br-, Cn-, Nc-, यहाँ कार्बन डोनर है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, इस तरह पास हो गया SCN-, है ना। ये सब आपके पास कैसे लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। कौन से लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इनमें न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी हो सकता है, लाइक NO+ हो गया। सही ना। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी बहुत ही आसान है। वो लिगेंड्स जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होता है, एक डोनर साइट होती है, उन्हें हम लोग कौन से लिगेंड्स बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो पहले तो आप ये एग्जांपल्स कॉपी कर लें, हो गया। चलिए तो इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी सेकंड और इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे, वहां आपको ध्यान देना होगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन करेगा। चलिए मूव करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी के ऊपर, विच आर बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब देखें बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होगा,
ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम होते हो, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे वो लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम हो वो बाइडेंटेट हो, नहीं नहीं नहीं, उनके पास 2 डोनर एटम होंगे लेकिन उनको दोनों को एक साथ यूज भी करना होगा। तो बाइडेंटेट हम किनको बोलेंगे, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम है और वो दोनों डोनर एटम को साइमल्टेनियसली मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के अंदर काम में लेते हैं, तो उन्हें हम लोग कौन से लिगेंड्स बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। सो लिगेंड्स विच फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइमल्टेनियसली विद सेंट्रल मेटल एटम, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। एक चीज अब आप ध्यान से देखें, अगर आपके पास कोई बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो लिगेंड क्या करेगा, एक साथ सेंट्रल मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। मतलब ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कितने यूनिट का कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि बाइडेंटेट लिगेंड्स, आप लिख दें इस चीज को, बाइडेंटेट लिगेंड्स make a contribution of 2 units towards the coordination number of central metal atom। ठीक है, रीजन आपके सामने है, एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन करेगा ही करेगा। सही है। चलिए अब ये देख लिया कि बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, तो आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स के। उनके नाम, उनके सिंबल और उनकी स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये आपके इस चैप्टर में बहुत काम में आने वाला है। तो देखें हम कुछ यहाँ पे लिगेंड्स को देखते हैं। इधर हम बात करेंगे लिगेंड की कि वो कौन सा लिगेंड है, फिर ये तो आपने लिख ही लिया होगा, फिर हम देखेंगे उसकी स्ट्रक्चर को, और नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उनके ऊपर चार्ज का भी ध्यान रखना होगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने लिगेंड के साथ जिसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। इसे आप प्यार से EN बुलाते हो, ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर, अब नाम पे जाओ। देखो वैसे तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा बट कुछ चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो। इथाइलिन यानी यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स होंगे तो आप लिखें इथाइलिन, दैट वुड बी CH2CH2। डाइअमाइन यहाँ पर 1 NH2 और 1 NH2। इस तरह से आपका हो गया इथाइलिन डाइअमाइन। अब जब इथाइलिन डाइअमाइन सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो देखो इसमें 2 डोनर साइड्स हैं, एक ये वाला नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन है, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। आपको दिख रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ध्यान दें ये जो आपके बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, जब ये एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं तो ये क्लोज्ड रिंग फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्लोज्ड रिंग फॉर्म कर रहे हैं। सारे ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है वो ये सब ये काम करेंगे। तो इस फिनोमिना को हम कुछ कहते हैं जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो सेंट्रल मेटल के साथ एक क्लोज्ड रिंग इस तरह की फॉर्म करेगा। खैर अभी तो हम सिर्फ डोनर साइड्स देख रहे हैं। तो ये जो आपका इथाइलिन डाइअमाइन है ये इसकी स्ट्रक्चर है और ये इसकी 2 डोनर साइड्स हैं। चार्ज को दिख रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। सही है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। इसका नाम है ऑक्जेलेट। ये ऑक्जेलेटो बोल लो रादर आप, इसे हम OX2- से डिनोट करते हैं। ये आपका ऑक्जेलेट आयन है C2O4 जिसको आई होप आप पहले से जानते होंगे। तो ऑक्जेलेटो की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट वुड बी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी 2 डोनर एटम्स है और दोनों के दोनों ही कौन से हैं, ऑक्सीजन है। अच्छा एक और चीज, इन लिगेंड्स को हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के अंदर भी क्लासिफाई करते हैं। तो देखें ये आपका एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि दोनों डोनर एटम सेम है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एग्जैक्ट सिमेट्री है। चार्ज इसका आप कितना लेकर चलोगे, 2-। तो OX लिखा हुआ है मतलब ऑक्जेलेट है और ऑक्जेलेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2- होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। सही है। चलिए इसके बाद मूव करते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर जिसका नाम है ग्लाइसिनेटो। इसे हम GLY भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GLY। यहां पर भी 2 डोनर एटम होते हैं। देखें ध्यान से इसकी स्ट्रक्चर,
एक होता है नाइट्रोजन डोनर NH2, देन CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। तो आप देखें यहाँ एक नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डोनर एटम है, दो डोनर एटम हो गए। बताओ ये कैसा होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? वेरी गुड, ये कैसा होगा आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा। और साथ में देखें माइनस, तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। कितनी होगी, -1 होगी। इसी तरह देखें और मैं आपको एग्जांपल दूं, एक आपके पास आता है लिगेंड जिसका नाम है एसिटिल एसीटोनेटो, ठीक, इसे आप प्यार से ACAC बुलाते हो, ये इसका सिंबल है ACAC। अब एसिटिल एसीटोनो में क्या होता है, देखें ये एसिटिल ग्रुप होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ध्यान देना है कॉन्जुगेशन चलता है C सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3। या फिर अगर आप देखें तो इसकी एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी एक और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी CO माइनस डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर भी दो डोनर एटम है, ये दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम है और ये भी आपका कैसा होगा, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और दिख रहा है आपको इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -1। कितना होगा, -1 यहाँ पर चार्ज होगा। अगर आप इस मिथाइल ग्रुप को, एक मिथाइल ग्रुप को अगर आप बेंजीन से रिप्लेस कर दो तो उसे हम बोलते हैं बेंजाइल या फिनाइल, बेंजाइल लिखें आप इसे, बेंजाइल एसीटोनेटो, जिसे आप BCAC के नाम से भी जानते हो, ठीक। तो वहां पर स्ट्रक्चर क्या बनेगी, PH, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और CH3। इस पर भी चार्ज कितना होगा, -1। और ये जो होगा आपका, बताओ ये कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा। ग्रुप्स अलग अलग हैं, जबकि ये कैसा होगा आपका, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा। तो देखिए इनके स्ट्रक्चर्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, एक दो बार बना कर आपको इनको प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा घुमाना होगा, क्योंकि कभी कभी इनकी स्ट्रक्चर्स काम में आती हैं, उसके बिना आप इनको यूज नहीं कर पाओगे। समझ गए? चलिए, इसी तरह आपके पास एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है लिगेंड, जिसका नाम होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसे हम लोग DMG के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, DMG। तो जो DMG की स्ट्रक्चर होती है ये भी आपको ध्यान ही रखनी होगी, जैसे CH3C C CH3। पहले तो आप ये एक स्क्वायर बना लें 4 कार्बन का, फिर डबल बॉन्ड N O माइनस डबल बॉन्ड N एंड OH। सही है? अच्छा, एक चीज यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन होंगे जैसे वहां था। अब आपको यहाँ देखकर लगेगा कि डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर जो आपके डोनर एटम्स हैं वो कौन हैं, ये 2 नाइट्रोजन एटम्स आर द डोनर एटम्स। तो आप ध्यान रखें, DMG को देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम नहीं होते हैं, 2 नाइट्रोजन क्या होते हैं, आपके डोनर एटम्स होते हैं। एक चीज, चार्ज इस पर कितना होगा, -1। दूसरा, देखने पर आपको ये लगेगा कि एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, कि इधर O माइनस है, इधर OH है, लेकिन एक्चुअली जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, सिर्फ इसकी बात करूं तो हाँ ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये जो O माइनस है ना, ये डोनर तो है नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर काम में आता है, और फिर ये वहां पर किसकी तरह काम करता है, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है। तो उसके लिए आपको इसका कॉम्प्लेक्स देखना होगा। मैं आपको बताता हूं, DMG एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ये सॉल्ट एनालिसिस का आपके काम में आता है। निकल के साथ Na+2 के साथ ये एक रोजी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। DMG Na के साथ, Na मतलब निकल के साथ एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जहां पर आपके निकल के साथ 2 DMG लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं। अब आप देखो एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो जो 2 लिगेंड कनेक्ट होंगे वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 4। तो एक बार आप ये कॉपी करें, फिर मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स से मिलवाता हूं और वहां बताता हूं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये अनसिमेट्रिकल की जगह आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड फॉर्म करता है।
तो आइए अब देखते हैं कैसे आपके पास ये DMG निकल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और कैसे वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसा नहीं चीज़ आप आगे नहीं पढ़ोगे, लेकिन अभी आ गया है तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार आपको बता दूंगा तो बार बार जब ये आता रहेगा तो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। देखें ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है NiDMG होल ट्वाइस टाइप का, जहाँ के आपके पास जो कैटायन है वो होता है Na2+। ठीक, डोनर एटम कौन था यहाँ पर? हाँ नाइट्रोजन था ना। तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो आपके डोनर एटम्स हैं, तो ये नाइट्रोजन डोनर एटम्स क्या करेंगे, निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये नाइट्रोजन कनेक्ट कर दो। अब आप देखें ये O- है, साथ में क्या होगा C। ठीक, और ये आपके पास कार्बन होगा यहाँ पर, साथ में इधर CH3 और इधर भी CH3 होगा। सेम इस तरह यहाँ पर आप आए, ये नाइट्रोजन तो कार्बन के साथ ये कनेक्टेड होगा, ये इधर CH3 और इधर CH3। साथ ही क्या होगा, आप देखो इस वाले के साथ अगर यहाँ O- है तो यहाँ पर OH होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास OH होगा और यहाँ पर O- होगा। तो जैसे आप देख रहे हो ये जो ऑक्सीजन है ये डोनेशन में काम नहीं आता है, लेकिन ये इस H के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सेम इस तरह ये वाला O इस वाले H के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। और अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है आपका, देखो अब ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ से जो एटम्स कनेक्टेड है वो भी सेम है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखने में आपको लगेगा कि DMG एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, सिर्फ लिगेंड बोलूं तो है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाएगा तो ये फॉर्म ही वहां करता है जहां पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो डोनेशन में काम आ ही नहीं रहा है। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ फॉर्म करेगा, और फिर ये आपको एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की तरह दिखाई देगा। सही है, चलिए अभी अपने बाइडेंटेड लिगेंड खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको और बाइडेंटेड लिगेंड से मिलाता हूं। देखें एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बाइडेंटेड लिगेंड है जिसका नाम होता है बाइपेरिडिल, या फिर रादर आप इसे डाइपेरिडिल बोले, दोनों ही लिख देते हैं कभी कभी। अगर बाइपेरिडिल लिखा है तो इसका सिंबल होगा बिपाई। ठीक है, और अगर ये है तो इसे हम बोलेंगे डिपाई। ठीक है, तो बाइपेरिडिल क्या होता है, ये आपके पास पेरिडिल है, आप एक बेंजीन रिंग बनाएं, बस कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन को बिठा दें, ऐसे ही एक और बेंजीन रिंग बनाएं और वही कार्बन की जगह नाइट्रोजन को बिठा दें। तो देखिए यहाँ पर दो नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं, इस ग्रुप को हम किसके नाम से जानते हैं, डाइपेरिडिल डिपाई या फिर बाइपेरिडिल डिपाई। मोस्टली आपको ये डाइपेरिडिल ही लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह कुछ लोग इसको बाइपेरिडिल भी बोल देते हैं। चार्ज की अगर आप बात करें तो इसके ऊपर चार्ज आपको मिलने वाला है 0, और जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा। सेम इस तरह आपके पास एक और बाइडेंटेड लिगेंड होता है जो कि बहुत कम काम में आता है, लेकिन हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। थोड़ा नाम टिपिकल है, प्यार से आप इसे ओफेन बुलाते हो, ऑर्फन नहीं बुलाते हो, ओफेन बुलाते हो। क्या बुलाते हो, ओफेन। तो ओफेन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही पेरिडिल रिंग्स होती हैं। देखें ये एक नाइट्रोजन डोनर, अब यहां पर एक और बेंजीन रिंग बना दो आप सिंपल, और फिर से दोबारा। तो देखिए यहां पर भी आपके पास दो नाइट्रोजन डोनर हैं, और इस ग्रुप को हम किसके नाम से जानते हैं, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, और प्यार से हम इसे क्या बुलाते हैं, ओफेन बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कॉमन बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं जो आपके बार बार काम में आते रहेंगे। इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्जेलेट, DMG जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली, इथाइलिन डाइअमाइन जो आपके सबसे ज़्यादा यूज आएगा, डाइपेरिडिल ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिनेटो NH2CH2 C डबल बॉन्ड O-। तो ये कुछ कॉमन है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे इनकी बार बार स्ट्रक्चर बनाओगे, कुछ भी नहीं करना है आप, तो क्या करो, दो लिगेंड उठा लो, दिन भर उनकी स्ट्रक्चर बीच बीच में हर 2 घंटे में एक बार के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो, एक दिन में आपके लिगेंड सारे खत्म कर दोगे और बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। कुछ एक तो यूज़ करते करते याद हो जाएंगे, और कुछ एक आप अपनी प्रैक्टिस से इनको आसानी से याद कर सकते हो। सही है, चलिए बाइडेंटेड लिगेंड्स के बाद हम मूव कर सकते हैं कहाँ पर, अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर, विच आर ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। तो उसके लिए आपको मुझे जगह देनी होगी।
हो गया कॉपी? अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप तो मेरे साथ साथ कॉपी कर रहे हो। चलिए, तो आप मेरे साथ साथ कॉपी कर रहे हैं, फिर भी मैं इसको छोड़कर यहाँ पे जगह खाली करता हूँ और अब मैं आपको मिलवाता हूँ ट्राइडेंटेड लिगेंड्स के साथ। ट्राइडेंटेड के बाद हम बात करेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड्स की। अब आपके पास बहुत बड़े बड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, सिंपल एग्जाम्पल्स से आप बात कर सकते हो। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स जिनके पास क्या होंगी, 3 डोनर साइट्स होंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देखें, अभी आपने देखा इथाइलिन डाइअमाइन, अब आप देखें डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, जिसे आप प्यार से डाइन भी बुलाते हो, डाइन नहीं बुलाते हो, डाइन क्या बोलते हैं, डाइन। तो देखिए क्या होगा, डाई इथाइलिन, यहाँ पे 2 इथाइलिन ग्रुप होंगे, CH2CH2 CH2CH2, बीच में क्या होगा, एक NH जोड़ दो क्योंकि ट्राइअमाइन है, तो एक NH ग्रुप आ गया यहाँ, एक NH2 ग्रुप आ गया यहाँ और एक NH2 ग्रुप आ गया यहाँ। अब आप देखें तो ये जो होगा, ये आपके पास एक ट्राइडेंटेड ग्रुप है जिसके पास कितने हैं, 3 डोनर एटम्स हैं। ऐसे देखो एक और होता है ट्राइपिरिडिल, जैसे बाइपिरिडिल होता है ना, वैसे आप ट्राइपिरिडिल को टर्पी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टर्पी। अब बाइपिरिडिल में 2 पिरिडिल ग्रुप थे, यहाँ पर क्या होंगे, 3 होंगे, तो आप 3 पिरिडिल रिंग्स बनाएं और उनको आपस में क्या कर दें, इस तरह से कनेक्ट कर दें। मान लो यहीं से ले लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं एक नाइट्रोजन को और इस तरह एक और यहां कनेक्ट कर दें आप। तो देखिए यहां आपके 3 डोनर एटम्स होंगे और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइपिरिडिल या फिर टर्पी के नाम से हम इसे जानते हैं। ऐसे ही टेट्राडेंटेड में 4 डोनर साइट होगी, तो यहीं पर मुझे एक और डोनर साइट बढ़ानी है। तो आप देखें इथाइलिन डाइअमाइन होता है ये, जितनी डोनर साइट बढ़ानी है उतने इथाइलिन और ऐड करते हुए चलो, तब से मुझे 4 डोनर साइट चाहिए, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, अब मेरे पास ट्राई इथाइलिन होंगे और साथ में क्या होगा, टेट्राअमाइन होगा। क्या होगा, टेट्राअमाइन, जिसको हम लोग ट्राइइन बोला करेंगे। तो देखो इसके स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई इथाइलिन यानी पहले 3 CH2 ग्रुप बना दो, सिंपल है, ठीक है। अब आपके सामने चाहिए टेट्रामाइन, तो इन सबको NH ग्रुप से कनेक्ट कर दो। यहां पर क्या होगा, NH2 और यहां पर भी क्या होगा, NH2। अब आप देखें, ये एक नाइट्रोजन डोनर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये हो गया आपके पास क्या, टेट्राडेंटेड लिगेंड। सही है। चलिए कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट, दैट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड पर। पेंटाडेंटेड भी होगा पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली किस पर मूव करेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड के ऊपर। तो चलिए मूव करते हैं अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर, दैट इज योर हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। हेक्साडेंटेड लिगेंड में एक ही एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखना है और वो एग्जांपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखें, नाम है उस कॉम्प्लेक्स का EDTA, which is known as ethylene diamine tetra acetate। तो हर एक से इसका इनिशियल ले लिया गया है, EDTA है इथाइलिन डाइमाइन का ही डेरिवेटिव। तो देखिए याद रखना बहुत आसान है, आप पहले बना लो इथाइलिन डाइमाइन, तो CH2CH2 साथ में क्या होता है, NH2 और NH2, इथाइलिन डाइमाइन आ गया। टेट्रा एसिटेट, टेट्रा का मतलब 4 और एसिटेट ग्रुप कौन सा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आप जानते हो। तो आपको करना क्या है, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इनको रिप्लेस करना है, कौन से ग्रुप से, इस ग्रुप से। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ हटेगा, ये बनेगा CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, एक डोनर, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, एक और डोनर। इधर आओ, यहाँ से हटाओ, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, एक और डोनर, CH2C डबल बॉन्ड O, एक और डोनर। बताओ कितने डोनर एटम हुए, दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये तो 4 ही हुए, हेक्सा है ना, हाँ, तो ये भी तो है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 तो नाइट्रोजन डोनर्स होंगे और 4 आपके पास क्या होंगे, ऑक्सीजन डोनर होंगे। ध्यान से देखें, माइनस 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 माइनस, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 4 माइनस होगा। अब आप सोच रहे होंगे
यार ये बनाएगा कैसे, मतलब इतने सारे डोनर एटम एक साथ कैसे अटैच होंगे। तो आप देखें ये अकेला ही 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी अकेला ही मेटल की सारी वैलेंसीज को क्या कर लेगा, सेटिस्फाई। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कैसे बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरह से आप इसे देख सकते हो। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, यहां से शुरू हुआ CH2 NH, सॉरी सिर्फ N, ये देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इधर से दूसरा जो N है वो भी इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब इस N से आपके और ग्रुप्स अटैच्ड हैं, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक और बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही इससे भी जुड़ा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एक और बॉन्ड बनाएगा। फिर ये एक और जो CH2 जुड़ा हुआ है मैं उसको दूसरे कलर से यूज कर रहा हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एक और बॉन्ड बनाएगा। और इधर से इस वाले नाइट्रोजन का CH2 ये नीचे से जा रहा है C डबल बॉन्ड O माइनस, और ऐसे इस तरह से टोटल अगर आप देखोगे तो ये आपके पास इतनी सारी रिंग्स फॉर्म करेगा। टोटल रिंग्स कितनी हो गई, देखो एक रिंग ये वाली हो गई, दूसरी वाइट वाली हो गई, तीसरी हो गई, चौथी ये ऑरेंज हो गई, पांचवी। टोटल ये क्या करेगा, 5 रिंग्स फॉर्म करेगा। और अकेला देखो 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी ये इस मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 यूनिट्स का क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये होता है आपके पास हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसमें एक ही एग्जांपल है EDTA, इसके ऊपर चार्ज होता है 4-, 2 इसमें नाइट्रोजन डोनर होते हैं और 4 इसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बोलो समझ में आ गया। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब साथ साथ कॉपी करते रहे, मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ वापस से। अगर एक डोनर एटम है तो उसे मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, 2 डोनर एटम है तो उसे बाइडेंटेड बोलते हैं, जिनमें आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बाइडेंटेड लिगेंड्स के ही हैं। फिर आपने देखा ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, और ये एक एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है, EDTA विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। सही है। अब ये तो ही बात कि क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, ये तो नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स के बेसिस पर हुआ है। अभी और भी कई तरीके हैं जिनसे हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्या आपने कॉपी कर लिया है? कर लिया है? चलिए कर लिया है तो हम मूव करते हैं अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कीलेटिंग लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स? कीलेटिंग लिगेंड्स। तो मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने बना हुआ है। देखें, जैसे ये लिगेंड था EDTA, जब EDTA सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो आप खुद देख सकते हैं क्या यहाँ पर रिंग्स फॉर्म हो रही हैं। आपने देखा 5 रिंग्स यहाँ पर फॉर्म हुई है। जैसे मान लो आपके पास था ऑक्सिलेट C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। जब ये सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो देखो 1 2 3 4 5, ये एक 5 मेंबर्ड की क्लोज रिंग फॉर्म कर रहा है ना। तो क्या होते हैं ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी, ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, जो आपके इनको हम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं तो ये क्लोज्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोज्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस तरह से क्लोज्ड रिंग वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कीलेट। क्या बोलते हैं? कीलेट। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? कीलेट्स। इन रिंग को हम बोलते हैं कीलेट रिंग्स। क्या बोलते हैं? कीलेट रिंग्स। इन लिगेंड्स को हम बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स। और इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं? कीलेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या बोला मैंने? अगर आपके लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक क्लोज्ड रिंग फॉर्म करे तो उस रिंग को हम बोलते हैं कीलेट रिंग, उस लिगेंड को हम बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कीलेट, और इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? कीलेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखे डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? समटाइम्स multidentate ligands when bond with central metal atom they form ring like structures which are known as chelates. These ligands are called chelating ligands and the phenomena is called chelation. सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखें कीलेशन में आपके पास, जैसे आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक एग्जाम्पल भी लिख लें यहाँ पर कि मान लो मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ किसी भी मेटल का
लेट्स से निकल का ही बना लेते हैं विद इथाइलिन डाइअमाइन। तो इथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है? CH2NH2, CH2NH2। तो देखिए नाइट्रोजन डोनर है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही एक और इथाइलिन डाइअमाइन ग्रुप आप ले लें तो ये आपके पास एक क्लोज रिंग फॉर्म हो गई। ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? कीलेट। ये आपकी कौन सी रिंग होगी? ये आपकी कीलेटिंग रिंग होगी। और इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? कीलेशन के नाम से जानते हैं। एक चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपके पास कीलेट्स फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं? कीलेट्स फॉर्म होते हैं। अगर मैं निकल का ही एक मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स देखूं, लेट्स से NiNH3 कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, चार्ज भी सेम है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म है। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जहां पर भी कीलेशन होता है वहां पर आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से हमेशा क्या आती है? ज़्यादा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप निकल NH3 के कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करोगे तो आपको Ni और NH3 के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जबकि यहां पर आपको एक साथ 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो एक साथ 2 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा। इसलिए जो आपके कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कीलेटिंग रिंग फॉर्म होती है, उन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो आपके नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनसे हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ध्यान देना कि कीलेट्स आर रिलेटिवली more stable than the complex of same metal with monodentate ligands। तो जहां पर भी कीलेशन हो रहा होगा वहां से क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है। सो बेसिकली आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कीलेशन होता है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखें कि कीलेशन से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी का रीजन मैंने आपको बता दिया है, जब रिंग फॉर्म होगी तो आपको एक साथ 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे और आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब कीलेशन होता है तो रिंग्स फॉर्म होती हैं। जितनी ज्यादा रिंग्स फॉर्म होंगी उतना ज्यादा कीलेशन होगा, और जितना ज्यादा कीलेशन होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि मोर इज द नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स फॉर्म्ड greater will be the stability of complex formed। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म होंगी तो उस केस में क्या होगा? जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो अगर आप सेम मेटल के 2 कॉम्प्लेक्स देखो, मान लो एक में से मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दूं, अब ये इसको मैं ऐसे बना दूं NiNH3 En, क्या बना दूं? NiNH3 En, और वही 2+ चार्ज दे दूं। देखो ये भी न्यूट्रल है, En इज इथाइलिन डाइअमाइन। अब एक En, सिर्फ एक En है आपके पास, तो एक En निकल के कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 2 यूनिट का। सिखाते हैं आपको, बाइडेंटेड लिगेंड अकेला कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा? ये निकल, पहले इथाइलिन डाइअमाइन बनाते हैं, NH2 CH2 NH2, और साथ में यहां पर 2 NH3 होंगे। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की और इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं, हाँ ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म क्या है? ज्यादा है, जबकि यहां नंबर ऑफ रिंग फॉर्म क्या है? कम। तो जितनी ज्यादा कीलेट रिंग फॉर्म होती जाएगी आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता जाएगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज इज, क्या हर तरह की रिंग स्टेबल होगी? नहीं। ये आप ऑर्गेनिक में भी सीख चुके हैं कि रिंग की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके ऊपर प्रेजेंट एंगल स्ट्रेन के ऊपर। तो आप ध्यान दें, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। अगर आपके पास 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है
तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एंगल स्ट्रेन क्या होता है, कम। 3 मेंबर्ड रिंग और 7 मेंबर्ड रिंग दोनों ही अनस्टेबल होती हैं, और वो फॉर्म नहीं, मतलब 7 मेंबर भी किस में कन्वर्ट होना चाहेगी, 6 मेंबर के अंदर कन्वर्ट होना जाएगी। जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स। क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स। तो आप देखें, अगर आपके पास अलग अलग मेंबर्ड रिंग है, जो 3 मेंबर्ड रिंग होगी वो सबसे कम स्टेबल होती है। फिर कौन सी होती है, 4 मेंबर्ड। फिर किसका नंबर आता है, 5 मेंबर्ड, ठीक। उसके बाद कौन सी आती है, 6 मेंबर्ड। तो आई थिंक मैं इसको हटा सकता हूं, कॉपी कर लिया आपने, जल्दी करो, हो गया। चलिए, तो अब आप देखें, हम आगे अगर मूव करें, 5 मेंबर्ड के बाद कौन सी रिंग्स आएगी, 6 मेंबर्ड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग्स होती है 6 मेंबर्ड, और फिर आपके पास आएंगे 7 मेंबर्ड। तो 7 मेंबर्ड से भी ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है, आपकी 6 मेंबर्ड रिंग होती है। क्यों होती है, आप खुद देखें, जब 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री के। 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो आपके इंटरनल एंगल्स होंगे वो 120 डिग्री के होंगे। 6 मेंबर्ड रिंग, सॉरी 72 डिग्री है ना। और 6 मेंबर्ड रिंग में जो आपके एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 120 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे नंबर ऑफ रिंग बढ़ते जा रहे हैं, देखो जितना छोटा एंगल होगा, एंगल स्ट्रेन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जबकि यहां पर आप देखो एंगल स्ट्रेन सबसे कम होगी, क्योंकि एंगल क्या हो चुका है, आपका बढ़ चुका है। तो इसी वजह से क्या होती है, आपकी जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्या होती है, ये 72 नहीं होगा एक्चुअली, ये होगा आपके पास 144 डिग्री के आसपास, नहीं सॉरी 144 भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये 90 डिग्री से आपका बड़ा एंगल होगा, ठीक। तो 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है, दो जो आर्म्स हैं इन स्ट्रक्चर्स की, इन मेंबर्स की, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा। तो हम बॉन्डिंग के मेथड सीख चुके हैं, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो आपके पास रिपल्शन क्या होगा, कम, तो एंगल स्ट्रेन क्या होगी, कम। 7 मेंबर्ड रिंग में फिर से क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो एंगल स्ट्रेन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग्स कौन सी होती हैं, आपकी 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। इसी वजह से अगर आपके पास कोई एक ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड है, सॉरी बाइडेंटेड नहीं बोलूंगा, हम बोलेंगे एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास 2 डोनर साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल SCN थायोसाइनेट, इसमें सल्फर भी डोनर है और नाइट्रोजन भी डोनर है। अब अगर यहां पे आप देखो मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, अनस्टेबल रिंग है, ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। साइनाइड CN-, ये सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, अनस्टेबल रिंग है। यानी आपके पास जितने भी ऐसे लिगेंड्स जो 3 मेंबर्ड या फिर 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, अगर दोनों एटम्स को यूज करके आप बनाओ, और अगर 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड्स की तरह काम करेंगे। तो ध्यान दें, बाइडेंटेड होने के लिए 2 डोनर एटम होना जरूरी नहीं है, इन दोनों में ही 2 डोनर एटम हैं, लेकिन फिर भी ये बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाएंगे और रिंग बनाएंगे तो एक अनस्टेबल रिंग फॉर्म करेंगे, और इसीलिए ये कभी भी कीलेशन शो नहीं कर सकते। तो ये आप ध्यान दें, कीलेशन के लिए आपके पास सिर्फ डोनर एटम होना जरूरी नहीं है, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, एक स्टेबल रिंग भी फॉर्म होनी चाहिए। तो द लिगेंड्स विच फॉर्म 3 और 4 मेंबर्ड रिंग्स कैन नॉट अंडरगो कीलेशन एंड विल एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 डोनर एटम होना बाइडेंटेड लिगेंड की निशानी नहीं है, दोनों डोनर साइड से आपका बॉन्ड बनना चाहिए। वो तभी बनेगा जब रिंग या तो 5 मेंबर्ड होगी या फिर क्या होगी, 6 मेंबर्ड होगी। समझ गए? चलिए, ये तो एक बात कीलेशन के बारे में। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन पहले आप इन्हें कॉपी करें, फिर हम इसमें मूव करते हैं आगे। फिर देखें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कीलेटिंग लिगेंड्स के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको क्या करना होगा, कीलेट्स को देखकर स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होगा। आगे चलकर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ कीलेट रिंग फॉर्म हो रही है
वहाँ कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बहुत ज़्यादा होगी। अब कीलेट्स के अंदर मान लो दो कीलेट्स रिंग बन रही हैं, तो कीलेट में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बनता है। आप ध्यान रखें कि अगर किसी कीलेट के अंदर कॉन्जुगेशन आ गया है, क्या आ गया है, कॉन्जुगेशन, तो वहाँ डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी आ जाती है। पहले तो आप पॉइंट लिखें कि कीलेट्स विच इन्वॉल्व्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट, है ना, आप ऑर्गेनिक में जो पढ़ते हो, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, कीलेट के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, ठीक, विच कंटेन कॉन्जुगेट सिस्टम आर हाईली स्टेबल, या आर मोर स्टेबल लिख लें आप, रादर आर मोर स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। ठीक, अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, हाँ बिल्कुल देता हूं। जैसे देखो हमने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ACAC, एसिटिल एसिटोनेटो, ठीक, उसमें क्या था कि सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे C सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, इधर था आपके पास C डबल बॉन्ड O। पूरा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो आपके पास क्या था, CH3 से आप शुरू करोगे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर मैंने बताया था यहाँ पे क्या होगा, CH, फिर कॉन्जुगेशन आएगा डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3। तो ये आपका ACAC ग्रुप है। अब आप इसको कनेक्ट कर दो कॉम्प्लेक्स के साथ, तो ये मेटल के साथ इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो ये बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट हो सकता है ना, तब O माइनस इसके पास आ जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसे नहीं होकर, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर डीलोकलाइज्ड फॉर्म के अंदर होगा। तो जब आपके पास कीलेट के अंदर कॉन्जुगेशन भी आ गया है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि दो इम्पैक्ट एक साथ हो गए, तो रिंग बन गई, कीलेशन की वजह से आ गया, और साथ ही साथ क्या है, रेजोनेंस भी हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, इस वजह से भी क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये होता है आपका प्रोसेस ऑफ कीलेशन। कीलेशन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जब एक क्लोज रिंग फॉर्म करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कीलेशन बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को हम कीलेट बोलते हैं। ठीक, ये आपने देखा कि अगर 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है तो अनस्टेबल होती है, उस केस में आपका लिगेंड कीलेट की तरह काम नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट CO3 2-, ऑल्दो इसके पास दो डोनर साइड्स हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, और जब ये सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या कर रहा है, देखो 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है, जो कि कैसी रिंग है, अनस्टेबल। इसका मतलब इसको कीलेशन शो नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस के अंदर ये एक बाइडेंटेड लिगेंड की तरह भी काम कर लेता है। सो ऑल्दो, ये पॉइंट भी आप ऐड कर दें, ऑल्दो CO3 2- आयन फॉर्म्स अ 4 मेंबर्ड रिंग, but it may act as bidentate ligand in some cases। जब सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंसी सेटिस्फाई हो ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, तो उस केस में ये काम करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, CONH3 होल 5 CO3, ठीक, साथ में है Cl, और CONH3 होल 4 CO3 होल ट्वाइस, ठीक है, और इस पे प्लस चार्ज लगा दिया मैंने, माइनस चार्ज लगा दिया, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स है ये Cl, तो इस पे प्लस लगा दो। अब यहाँ पे आप देखो कोबाल्ट के साथ 5 NH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, कितना होगा, 6, CO+3 स्टेट में आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया 3D सीरीज में +3 के आयन +6 शो कर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे। इसका मतलब यहाँ ये किसकी तरह काम कर रहा है, मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन वहीं आप यहाँ पर आओ, कोबाल्ट 4 NH3 से कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4,
कोबाल्ट यहाँ पर फिर से कौन सी स्टेट में, देखो -4 जाके उधर जाएगा +4 बनेगा, तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर आएगा +3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए इसको किसकी तरह काम करना पड़ेगा, एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करना पड़ेगा। तो हमने चीज़ें सिर्फ जनरलाइज की है, कुछ एक स्पेशल केसेस हो सकते हैं, आपको याद नहीं रखना है, नहीं याद नहीं रखना है, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके काम नहीं आएगा। इन जनरल अगर आपका लिगेंड 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है तो वो मोनोडेंटेट की तरह ही काम करेगा, लेकिन कुछ एक केसेस के अंदर डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर वो किसकी तरह काम कर सकता है, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह ही काम कर सकता है। सही है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? आउट ऑफ द सिलेबस। क्यों? ऐसे ही कभी कभी चीज़ें याद रह जाएंगी आपको, हो सकता है एग्जाम में चीज़ आपसे पूछ ले जाए। जैसे मैंने आपको सिखाया कि जहाँ कॉन्जुगेशन होता है वो सिस्टम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप लोगों ने हेमोग्लोबिन का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है, बह रहा है हमारी नसों के अंदर, है ना। और आपने क्लोरोफिल का नाम भी सुना होगा जो पेड़ों में मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है ये आप जानते हो, सुना होगा आपने, दीज आर कॉम्प्लेक्सेस। हीमोग्लोबिन आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है ना। और क्लोरोफिल में कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब मैं आपको उस कॉम्प्लेक्स से मिलवाता हूँ। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ मिलवाता हूँ आपको, एक तो ये एग्जाम्पल आप कॉपी कर लो फटाफट से। हो गया? चलिए ध्यान दें, जब आप क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ परफायरिन कॉम्प्लेक्स। बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स है, आपको इसकी स्ट्रक्चर याद भी नहीं रखनी है, नहीं याद रखनी है। जो याद रखना है बता दूंगा क्या याद रखना है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। आप ऐसे 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन रिंग्स बनाते जाओ, ठीक है। यहाँ बीच में सेंट्रल में एटम रख दो, ऐसे ही इधर बना दो। बहुत आसान है, आपको याद ही हो जाएगी स्ट्रक्चर। देखना, जब हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ याद नहीं रखनी है तो स्टूडेंट्स को ज़रूर याद होती है, और जो बोलते हैं ना याद रखनी है तो वो तो फिर वो आप जानते ही हो आप क्या करते हो, ठीक है। तो ऐसे आप 4 रिंग्स बनाओ और फिर क्या करो, इन सब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। अब ये एक बहुत स्टेबल सिस्टम होता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन कैसे हो, ध्यान देना। अब ये जो गैप बचा उसको ऐसे फिल कर दो, ऐसे बस जोड़ते जाओ। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम बोलते हैं परफेरिन कॉम्प्लेक्स। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आप यहां से शुरू करें, एक डबल बॉन्ड हो गया। अब कॉन्जुगेशन, तो सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड। बस बन गया आप जेम्स बॉन्ड। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है दिस इज परफेरिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? परफेरिन कॉम्प्लेक्स। अब क्लोरोफिल में भी यही कॉम्प्लेक्स होता है और हेमोग्लोबिन में भी यही कॉम्प्लेक्स होता है। जब आप बात कर रहे होंगे हेमोग्लोबिन की, बताओ हेमोग्लोबिन में जो आपका मेटल है वो कौन हो जाएगा? Fe। और अगर आप बात कर रहे होंगे क्लोरोफिल की तो वहां पर जो आपका मेटल होगा वो कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना चाहिए, बिल्कुल याद मत रखो, लेकिन याद इतना रखो कि हेमोग्लोबिन में जो मेटल होता है वो कौन होता है? Fe, वो आप जानते हो, और वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, ये एक हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। सेम इज द केस फॉर क्लोरोफिल जहाँ पर आपके पास कौन होता है? मैग्नीशियम। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आपने विटामिन B12 का नाम जरूर सुना होगा। उसमें क्या होता है? यही कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन वो किसके साथ फॉर्म होता है? कोबाल्ट के साथ फॉर्म होता है। समझे इस चीज़ को? तो देखिए आज के लिए भी मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम लोगों ने बेसिकली एक तो बात की कोऑर्डिनेशन नंबर की, एक हमने बात की किसकी? पॉलीडेंटे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट। और फिर हम देखा कि कीलेशन क्या होता है, कैसे कैसे कीलेट रिंग्स फॉर्म होती हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। चलिए तो एक बार आप इसे कॉपी करें। मुझे आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज सिखाना है कि कैसे हम किसी गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और आगे आप जानते हो कि फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये कॉपी करें, फिर हम लोग एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखें।
आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं और उन कॉम्प्लेक्सेस में आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने आपको सिखाया, बाइडेंटेड है तो हर लिगेंड का 2 कंट्रीब्यूशन होगा, ट्राइडेंटेड है तो हर लिगेंड का 3 होगा, टेट्राडेंटेड है तो 4 होगा। तो आप देखेंगे ना CO NO2 होल ट्वाइस, तो NO2 तो आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड है और EN क्या है, बाइडेंटेड, ठीक है, और साथ में क्या है, Cl2 भी है। अब आप देखें यहाँ तो गेम हो गया, आई थिंक ये Cl2 यहाँ गलत आ गया, बाहर आना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर मैं इसके हिसाब से काउंट करूँ तो एक EN का 2, 2 × 2 4, इसका 1 तो 2 है इसके, तो 4 × 6, 6 and 2, इसके हिसाब से यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो चुका है, 8। जैसा हमने दिया हम वैसा वैसे बात करें, हाइपोथेटिकल मान लो आप तो एक बार, ठीक है, हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी हो सकता है, जनरल नहीं होता है बस। FeCO5 कार्बन, CO कार्बोनिल, तो यहाँ तो 5 कार्बोनिल है, सिंगल मोनोडेंटेड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5। देखिए GLY ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आपको बताया था NH2CH2, हाँ C डबल बॉन्ड हो O-, बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 × 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। COHG SCN4, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। SCN आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, ऑल्दो इसमें 2 डोनर एटम है, पर हमने अभी डिस्कस किया, इससे 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, अनस्टेबल, मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर मरकरी का कितना होगा, 4। EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, अकेला ही क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। सिमिलरली ये कौन है, वेरी गुड, ऑक्सिलेट, एक ऑक्सिलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 से होंगे 6, तो यहाँ पर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो इस तरह से हम सिंपल लिगेंड को देखकर और लिगेंड के कंट्रीब्यूशन से क्या बता सकते हैं, एक मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही है, चलिए तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप खुद सोचें, अभी भी अपने सारे लिगेंड्स कवर नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास हम कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स की बात करेंगे। अगर मैं आपको हल्का सा आइडिया दूं, हो सकता है आप पढ़ना चाहें पहले से ही, तो उनमें आते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, क्या होते हैं हम इनकी बात करेंगे। फिर हम लोग निकालना सीखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर उसके बाद मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका काम है इस लेक्चर को ठीक से रिवाइज करना, लिगेंड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना और इसके ऊपर बेस्ड जो आपको डीपी मिली हुई है उसको सॉल्व करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।